नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है अनिल देवड़ा। स्कूल गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है वो 11th फिजिक्स की 12वीं क्लास है और यूनिट और मेजरमेंट की 10वीं क्लास है, जिसमें मैं आप लोगों को आज की क्लास में बताने जा रहा हूं कि लेंथ को मेजर करने की इनडायरेक्ट मेथड हम पढ़ रहे थे, जिसमें हम आज की क्लास में ऐसे चीजों की बात करेंगे जो क्या होती है, लेंथ में बहुत छोटी होती है या जिसे हम देख भी नहीं सकते, उसके लेंथ को कैसे मेजर किया जाता है। और लास्ट क्लास में मैं आप लोगों को, इसके पहले वाले लेक्चर्स में आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि जब हम लॉन्ग डिस्टेंसेस की बात करते हैं तो उन लॉन्ग डिस्टेंसेस को कैसे मेजर करते हैं। यानी अर्थ से मैं जब किसी सन को देखता हूं, मीडियम डिस्टेंस वाले सन की हम डिस्टेंस किस तरीके से नापते हैं, तो उसके लिए हमने यूज किया था पैरेलैक्स मेथड। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को पैरेलैक्स मेथड के बारे में बताया था। आज के क्लास में हम स्मॉल डिस्टेंसेस की बात करेंगे। ठीक है, तो स्मॉल डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए फिर से हम दो मेथड पढ़ेंगे, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में बच्चों बेसिकली हम क्या करते हैं, किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से क्या करते हैं, मेथड को मेजर करते हैं, सॉरी लेंथ को मेजर करते हैं, जिसमें क्या होता है हमको उसके दोनों एंड्स पता होने चाहिए। ठीक है, या दिखते चाहिए या हमारे अप्रोच में होने चाहिए। तो चलिए बिना कोई समय गवाए आरंभ करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात, आज की जो क्लास है हमने स्मॉल डिस्टेंसेस की बात करेंगे। तो उस स्मॉल डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए हमारे पास पहली मेथड जो होती है वो बच्चों होती है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड जो होती है इंस्ट्रूमेंट के ऊपर बेस्ड होती है, मतलब आपके पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जिसकी हेल्प से आप क्या कर सको, डिस्टेंस को, लेंथ को मेजर कर सको। ठीक है, जिसमें हमको हमारे पास क्या होता है कि उसके दोनों एंड्स हमारे अप्रोच में होते हैं, हम उसे आसानी से दोनों एंड्स को पता कर सकते हैं। तब हम क्या करते हैं, उनके डिस्टेंसेस को किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजर करते हैं। जबकि इनडायरेक्ट मेथड में बच्चों क्या होता है, तो इनडायरेक्ट मेथड में हम मैथमेटिक्स की हेल्प से और फिजिक्स के लॉ की हेल्प से क्या करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले जो है यहाँ पर ये जो तीन इंस्ट्रूमेंट लिखे हैं ये डायरेक्ट मेथड के अंदर आ जाएंगे। सबसे पहला जो है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। अब क्या है हमारे पास बच्चों, जैसे कि हम क्या करते हैं कि हमें एक चीज पता है कि हम क्या होता है एमएम तक की चीजों को देख सकते हैं, या हमारे जो देखने की जो रेंज होती है वो 10 टू द पावर -5 तक की अप्रोक्सी क्या होती है, हमारी देखने की रेंज होती है। लेकिन जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट 10 टू द पावर -6 मीटर यानी माइक्रोमीटर में जैसे ही पहुंचता है, तब क्या होता है कि हमें वो चीज दिखाई नहीं देती। अब हमें जब वो चीज दिखाई नहीं देती, मतलब क्या होता है कि वो बहुत छोटी हो जाती है, इतनी छोटी कि हम जब हमारे इंसान की आंखें उसे देख नहीं सकते। अब इतनी छोटी चीज को अगर हम देखना चाहते हैं, मेजर करना चाहते हैं, नापना चाहते हैं, तब क्या होगा कि इससे छोटी यानी 10 टू द पावर -6 से छोटी चीजों के लिए हम यूज करते हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। तो 10 टू द पावर -6 से नीचे के लिए हम इन इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं। बेसिकली बच्चों इनसे थोड़ी सी ऊपर भी, जैसे हम एमएम की चीजों को भी अच्छी क्लियरिफिकेशन के साथ देखना चाहते हैं, तो हम इन चीजों का यूज करते हैं। बेसिकली इनसे छोटे से चीजों का मतलब 10 टू द पावर -6 मीटर से छोटी रेंज के लिए हम ये तीनों इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। तो सबसे पहली बात हम बात कर लेते हैं, क्या हमारे पास में जो है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के बारे में देखते हैं। तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप क्या होता है, तो इसके अंदर बच्चों ध्यान देना, इसके अंदर हम बेसिकली किसका यूज करते हैं, तो इसके अंदर हम बेसिकली बच्चों विजिबल लाइट का यूज करते हैं। यानी विजिबल लाइट का मतलब ऐसी लाइट जो हमें दिखाई देती है, यानी हमारे जो जो विजिबल लाइट होती है, जिसके वजह से हम कलर दिखते हैं, जितनी भी इस तरीके से कलर ओरिएंटेटेड जो लाइट होती है, जो हमें सेंस होती है, हमारी आंखें उसे देख सकती है, उसे हम विजिबल लाइट कहते हैं। अब बच्चों विजिबल लाइट के साथ में एक प्रॉब्लम क्या होती है कि विजिबल लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी जो इसकी होती है वो होती है बच्चों, वो होती है 10 टू द पावर -6 टू 10 टू द पावर -7 मीटर तक की। ये इसकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, या करीब करीब इसको बोला जाए तो 400 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, अब आप समझ सकते हो एंगस्ट्रॉन का मतलब यहाँ पर क्या है, तो 10 टू द पावर -10 होता है एंगस्ट्रॉन का मतलब, तो यहाँ से 30 तो वो 7 के रेंज में आ जाएंगे। तो क्या होता है, हमारा जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होता है बच्चों, जो हमने बेसिकली हमारे जो लैब में जो इस माइक्रोस्कोप रखे रहते हैं, जिसमें हम हमारे आंख से सीधे सीधे किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो वो विजिबल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होते हैं।
अब ये ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की रेंज इतनी होती है, यानी इसकी वेवलेंथ जो होती है, विजिबल लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है, 4000 एंगस्ट्रॉन के करीब की क्या होती है, या 4000 की रेंज में 4000 एंगस्ट्रॉन की रेंज में क्या होती है, विजिबल लाइट की वेवलेंथ होती है। इतनी बात सभी को समझ में आई। तो हम क्या है कि इससे हम एक लिमिट वाली चीजों को नाप सकते हैं, इससे ज्यादा छोटी चीजों को हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। अब इससे ज्यादा छोटी अगर चीजें हमारे पास आती है तो हम विजिबल लाइट की हेल्प से उसे देख नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते, थोड़ा सा सोचिए, समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमारे पास में क्या है, जो हमारी विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट की वेवलेंथ कुछ इस तरीके से, यानी ये उसकी वेवलेंथ है, ये मान लिया मैंने अप्रोक्सीमेटली इतना बना दिया। अब अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट इतना बड़ा होगा, ठीक है, हमारे पास ऑब्जेक्ट इतना बड़ा होगा जो कि इसकी वेवलेंथ से बड़ा है, ठीक है। अब वेवलेंथ से बड़ा है तो वो लाइट क्या करेगी, इससे टकराएगी और टकरा कर वापिस आएगी, पक्का ये होगा, इससे टकरा कर क्या होगी, वापिस आएगी, और वापिस आएगी तब हम क्या कर सकते हैं, उन चीजों को सेंस कर सकते हैं। हमारी आंखें जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को किस तरह से देखती है, अगर सीधी सी बात है, मैं ये पेन देख पा रहा हूं तो पहले जो लाइट आ रही है वो लाइट इस पेन से टकराती है, और पेन से टकराने के बाद जब मेरी आंखों में जा रही है तब इस टकराने, इस रिफ्लेक्शन की वजह से, इससे जो लाइट मेरे आंखों में जा रही है उस रिफ्लेक्शन की वजह से इस पेन का इमेज मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। यानी कि कुल मिला के किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए रिफ्लेक्शन मस्ट बी कंपलसरी, ठीक है, बहुत जरूरी होना चाहिए, रिफ्लेक्शन होना ही चाहिए। अब अगर वो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है तभी क्या होगा, उसके ऊपर ऑब्जेक्ट मतलब उसके ऊपर ये विजिबल लाइट जाएगी, टकराएगी और टकरा के वापस आएगी और मुझे वो ऑब्जेक्ट दिखेगा। सीधी सी बात है, माइक्रोस्कोप में भी हम इसी तरीके से देख पाएंगे। अब लेकिन बच्चों बेसिकली क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, इससे छोटी चीजों की बात करते हैं, ठीक है, क्या इनसे छोटी चीजों की बात करते हैं, माइक्रोस्कोप यानी छोटी छोटी चीजों की बात कर सकते हैं। जैसे एक मॉलिक्यूल को हम देखने की अगर कोशिश करते हैं तो उनकी रेंज तो इससे छोटी होती है, छोटे पार्टिकल होते हैं, या फिर हमने एक ऐसा पार्टिकल देख रहे हैं जिसकी रेंज जो है या फिर जिसका साइज जो है वो 10⁻⁸ मीटर की कोटि का है, ठीक है। अब इतना छोटा अगर ऑब्जेक्ट है तो वो क्या होगा कि वो इस तरीके से एक छोटा सा ऑब्जेक्ट होगा। अब ये छोटा सा ऑब्जेक्ट होगा तो ये लाइट यहां से जाएगी और इसको क्या कर जाएगी, इससे बिना टकराए इसको क्या कर सकती है, इसे उछाल के जा सकती है। तब क्या होगा, तब वो उससे रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं आएगी और हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। इतनी बात सभी को समझ में आ रही है। तो इस तरीके की हमारे सामने एक प्रॉब्लम होती रहती है। बिल्कुल आप इसको इस तरीके से समझिए जैसे कि हमने क्या करते हैं कि हमने जो कैरम बोर्ड खेलते हैं, तो कैरम बोर्ड में जो हमारे पास स्टाइगर होता है, जब हमने स्टाइगर को इस तरीके से हिट किया, हमारी उंगली से हिट किया, तो वो स्टाइगर आगे जाता है और आगे जाके जो उसकी बाउंड्री होती है, ठीक है, अब आगे जाके उसकी बाउंड्री होती है तो बाउंड्री से टकरा के वापस आ जाता है। क्यों वापस आ जाता है, क्योंकि क्या होता है कि वो उसके कंपैरिजन में बड़ा है। लेकिन वहीं पर हमने जब क्या करा है कि उस कैरम बोर्ड के ऊपर हमने पाउडर डाले, तो पाउडर के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, पाउडर के छोटे छोटे पार्टिकल्स के ऊपर से वो स्टाइगर क्या हो जाता है, निकल जाता है। क्यों, क्योंकि वो पार्टिकल बहुत छोटे हैं, उससे वो टकरा के वापस नहीं आता। तो बिल्कुल इसी तरीके से विजिबल लाइट के साथ भी होता है कि जब तक रेंज जो है पार्टिकल के साइज की जो रेंज होती है इसके रेंज से बड़ी होती है, तब तक तो हम विजिबल लाइट की हेल्प से उन्हें देख सकते हैं। लेकिन जैसे इससे छोटे पार्टिकल्स होते हैं तो उनकी वेवलेंथ की वजह से वो लाइट क्या कर जाती है, उस छोटे से पार्टिकल को इस तरीके से क्रॉस कर जाती है। अब क्रॉस कर जाएगी, उसके ऊपर टकराएगी नहीं, और टकराएगी नहीं तो हम उस पार्टिकल को देख नहीं सकते। समझ में आया। इसलिए बच्चों बेसिकली क्या होता है, हम 10⁻⁷ तक की चीजों को तो विजिबल लाइट से देख सकते हैं, लेकिन 10⁻⁻7 मीटर से नीचे यानी 10⁻⁻8, 9, 10 इस तरीके की चीजों को हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल मेजर नहीं कर सकते हैं। किसकी हेल्प से, या नहीं देख सकते हैं किसकी हेल्प से, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की हेल्प से। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब फिर तो अब इसके लिए उन चीजों को देखने के लिए हम बच्चों बेसिकली क्या करते हैं, यूज करते हैं एक्सरे माइक्रोस्कोप। अब एक्सरे माइक्रोस्कोप का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि जो एक्सरे लाइट होती है, जो एक्सरे जो रे है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो 10⁻⁻8 मीटर की होती है। अब इसका मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हो कि ये अगर विजिबल लाइट है,
ठीक है, आप किस तरीके से समझ सकते हो कि अगर ये विजिबल लाइट है तो इसकी जो वेवलेंथ होंगी वो इतनी होगी, ये थोड़ी कम होगी विजिबल लाइट के कंपैरिजन में, क्योंकि 10 टू द पावर -8 ये कम हो रहा है और 10 टू द पावर -7 था वो ज्यादा था, ठीक है, 10 गुना बड़ी थी। अब यहां पर तो यही छोटा ऑब्जेक्ट अब अगर यहां रखा रहेगा, ठीक है, अब यहां रखा रहेगा तो ये क्या होगा, इससे टकराकर फाइनली क्या होगा, वापस आएगा। अब ये इससे टकराकर अगर फाइनली वापस आएगी, इसका मतलब क्या होगा कि माइक्रोस्कोप या एक्सरे माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उन चीजों को देख सकते हैं। लेकिन हमारे सामने एक प्रॉब्लम क्या होती है, हमारे पास में यहां पर एक्सरे माइक्रोस्कोप को यूज करने से एक प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि एक्सरे हम देख नहीं सकते, तो इसका मतलब क्या है कि सीधे सीधे हम इसको आंखों से नहीं देख सकते, तो हम क्या करते हैं, इस एक्सरे का एक स्पेक्ट्रम बनाते हैं। एक्सरे से आने वाली लाइट जो वापस रिफ्लेक्ट बैक होकर आती है, तो फोटोग्राफिक प्लेट पे क्या करते हैं, उसका इमेज लेते हैं, उसका एक पिक्चर लेते हैं और उस पिक्चर को हम देखते हैं। वही पिक्चर क्या होती है, उस ऑब्जेक्ट के साइज को दिखाती है। आई बात सभी को समझ में? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, एक्सरे माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, जो विजिबल लाइट के कंपैरिजन में मोर एफिशिएंट होती है, ज्यादा अच्छी चीजों को हम देख सकते हैं, या इसकी एक्यूरेसी या इसको देखने की जो इसकी पावर होती है, रिजोल्यूशन पावर, वो किसके कंपैरिजन में, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छी होती है। अब उसके बाद हम बात करते हैं उससे भी अच्छा जो होता है, वो होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है बच्चों। और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो वेवलेंथ होती है वो होती है 10 टू द पावर -9 मीटर। यानी जब हम इसकी बात करते थे तो ये छोटे ऑब्जेक्ट यानी 10 टू द पावर -9 मीटर के ऑब्जेक्ट को ये नहीं देख पाएगा, क्योंकि वही प्रॉब्लम हो जाएगी कि वो इसको मतलब इसको क्रॉस करके क्या हो जाएगा, रे निकल जाएगी, इससे टकराएगी नहीं। तो इसलिए हम अब किसका, इससे छोटी चीजों का यूज हम किसकी हेल्प से करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से करते हैं। इतनी बात सभी को समझ में आई? तो इस तरीके से हमने क्या करा, डायरेक्ट मेथड के तीन हम डिवाइसेस बनाते हैं, ठीक है, और इन तीनों डिवाइस में सबसे अच्छा मोर इफिशिएंट या मोर पावरफुल जो माइक्रोस्कोप होता है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, क्योंकि ये 10 टू द पावर -9 मीटर तक की रेंज तक की चीजों को क्या कर सकता है, देख सकता है, जबकि इसकी रेंज 10 टू द पावर -8 मीटर तक की होती है और इसकी रेंज 10 टू द पावर -7 मीटर तक की होती है। इतनी बात समझ में आई? लेकिन अब जब हम स्टडी करते हैं, हमारे आसपास जब स्टडी करते हैं, आसपास की चीजों को देखते हैं, या हमने केमिस्ट्री में ऐसी चीजों को देखा है कि हमने ये पता लगाया है कि यार हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, वो इससे भी छोटे होते हैं। यानी इससे भी छोटे होते हैं मतलब कितने, एंगस्ट्रॉन की कोटि के होते हैं। यानी एंगस्ट्रॉन इसका मतलब कितना होता है, 10 टू द पावर -10 मीटर तक के कोटि के हमको तो ऑब्जेक्ट देखना है, उसकी डिस्टेंसेस हम कैसे फाइंड करें, कि उसका मतलब एक छोटा मॉलिक्यूल है जो साइज में 10 टू द पावर -10 मीटर की कोटि का होता है। अब उसके हम डिस्टेंस नापना चाहते हैं, उसके डायमीटर नापना चाहते हैं, उस मॉलिक्यूल की रेडियस नापना चाहते हैं, उसके साइज को हम अच्छी तरीके से डिफाइन करना चाहते हैं, उसके स्ट्रक्चर को देखना चाहते हैं, तो कैसे समझे हम उस चीजों को, जिसको अब हम क्या होता है कि हमारे पास इससे ज्यादा मोर इफिशिएंट हम माइक्रोस्कोप नहीं बना पाए। अब कैसे देखें, ये तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब हम लोग जो चीजें यूज करते हैं, अब हम आ जाते हैं इनडायरेक्ट मेथड पे। इनडायरेक्ट मेथड का मतलब क्या होता है कि अब हम प्रॉपरली क्या करेंगे कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स की हेल्प से हम कैलकुलेशन करते हैं और उस कैलकुलेशन के बेसिस पे उस लेंथ को मेजर करते हैं। आई बात सभी को समझ में बच्चों? तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड टू डिटरमाइन द मिनिमम लेंथ या स्मॉलर ऑब्जेक्ट लेंथ। तो सबसे पहली बात तो इनडायरेक्ट मेथड में आज की जो हमारी है वो है मेजरमेंट ऑफ डायमीटर ऑफ ऑयलिक एसिड मॉलिक्यूल। अब बच्चों बेसिकली हमने ऑयलिक एसिड मॉलिक्यूल क्यों लिया है, क्योंकि ऑयलिक एसिड मॉलिक्यूल जो होता है वो दूसरे अदर मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा होता है, इसका साइज निकालना थोड़ा ज्यादा अच्छा है या ज्यादा आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो सीधी सी बात है, शुरुआत में आप लोगों को इसका हमको डिस्टेंस फाइंड करना है या डायमीटर उसका फाइंड करना है, तो शुरुआत में हम थोड़ी सी बड़ी चीजें लें, फिर उससे छोटी छोटी चीजें को लेते जाएंगे। तो हम ऑयलिक एसिड मॉलिक्यूल का क्या करना चाहते हैं, डायमीटर फाइंड करना चाहते हैं। अब ऑयलिक एसिड मॉलिक्यूल का डायमीटर फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, अ सिंपल मेथड फॉर एस्टिमेटिंग द
molecular size of oleic acid is a soapy liquid with the larger molecular size of the order 10 to the power -9 मीटर। यानी ऑयलिक एसिड हमने इसलिए चूज करा क्योंकि उसका जो ऑर्डर होता है वो अप्रोक्सीमेट 10 टू द पावर -9 मीटर तक का होता है। ये बहुत ज्यादा छोटा नहीं होता है, थोड़ा सा बड़ा साइज का मॉलिक्यूल होता है, जिसका हम क्या करना चाहते हैं, इनडायरेक्ट मेथड से हम उसका डायमीटर फाइंड करना चाहते हैं। तो बच्चों बेसिकली अब हम लोग इसके लिए बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है तो उसको समझते हैं। देखिए बेसिक प्रिंसिपल हमारे पास में इसका ये जो है क्या है कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो हमको मैथमेटिक्स में पता है। क्या पता है हमें कि वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। बच्चों आसानी से आपको पता है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और एक और चीज पता है कि लेंथ इंटू ब्रेथ जो होता है वो एरिया होता है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट। ठीक है, अच्छा यहां से क्या मैं हाइट निकाल सकता हूं, तो हाइट का अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं तो हाइट इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, तो हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन एरिया। ओके, इतनी बात समझ में आई, यानी हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम अपॉन एरिया। अब बोले सर इस सिंपल से इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या करेंगे, ऑयलिक एसिड का डायमीटर फाइंड आउट करते हैं। अब कैसे करते हैं ये तरह सोचते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो क्या होता है कि जैसे ही हमें मालूम है कि दुनिया की सारी चीजें किससे मिलकर बनी हुई है, तो दुनिया की सारी चीजें मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है। अगर मैं एक किसी ड्रॉप को क्या करता है कि जैसे एक पानी की अगर बूंद को मैं यहाँ पर एक सरफेस के ऊपर डालता हूँ, तो सरफेस के ऊपर डालता हूँ तो वो कुछ इस तरीके से होगी, जैसे ये है तो उसका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होगा, ये इस तरीके से एक ढेर लग जाएगा उसका। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि पानी की जो एक बूंद, जो एक ड्रॉप हमने डाली है, वहां पर मॉलिक्यूल्स का एक ग्रुप हो गया, कुछ इस तरीके से ढेर बन जाएगा। अब हम क्या करना चाहते हैं, मैं इसे क्या करना चाहता हूं, बहुत पतला कर देता हूं मैं इसे, ठीक है, इसे बहुत डाइल्यूट कर देता हूं। अब इसको अगर मैं जैसे डाइल्यूट कर दूंगा तो आप क्या देखोगे कि यहां पर इनके वेट ग्रेविटी की वजह से नीचे आने की कोशिश करेंगे, तो ये इस तरीके से क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। ओके, सभी को समझ में आ रहा है, फैल जाएगा। लेकिन क्या है कि हो सकता है ये कुछ इस तरीके से फैले, यानी हमको एक चीज तो समझ में आ रही है कि सर ये क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, फैल जाएगा। अब फैलने की वजह से उसकी थिकनेस क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। हमने इसे बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दिया, अब इसको और भी ज्यादा डाइल्यूट कर दिया, अब और ज्यादा डाइल्यूट कर दिया, तो फाइनली हम ऐसा सोचते हैं, हमने ऐसी थिंकिंग बनाई कि ये जो होगा, अब वो मॉलिक्यूल जो लास्टली जो एक बचेगी, तो ये सारे के सारे पार्टिकल्स का हो जाएंगे इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे। अब स्प्रेड हो जाएंगे तो चूंकि अब ये चीज समझना, हमने जब जो पानी लिया था या पानी की ये जो बूंद ली थी या कोई भी सब्सटेंस था, तो इसका वॉल्यूम हमारे पास है, क्योंकि हमने ही डाला था, हमारे पास होगा, कैलकुलेटेड होगा हमारे साथ में, हम कैलकुलेट करके इस वॉल्यूम को लेंगे। साथ ही साथ में ये जो एरिया है ये हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, नाप सकते हैं, ठीक है, जो मॉलिक्यूल का होगा, तो ये एरिया हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। किस तरीके से मेजर करेंगे मैं अभी बताता हूं, लेकिन हम एक मेजर कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमें दिख रहा होगा ये। अब वॉल्यूम है हमारे पास, एरिया है, तो हमारे पास हाइट, तो हाइट यहां पर क्या होगी, तो ये जो है यही किसके इक्वल होगी, हाइट के इक्वल, या इसी को हम थिकनेस भी बोल सकते हैं, टी। इतनी बात समझ में आई, तो हाइट होगी। और हमारे पास ये क्या है कि जब हम इस फॉर्मूले में इसको रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो वो हमें हाइट देगा। और चूंकि हमने इसे इतना पतला करा था, इतना डाइल्यूट करा था, कि अब हम ये मानते हैं या ये मानने लग जाते हैं कि इसके ऊपर दूसरी लेयर नहीं है मॉलिक्यूल की। अब दूसरी लेयर नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि जैसे हमने अगर ये हाइट निकाल ली, तो ये हाइट किसके इक्वल होगी, इस मॉलिक्यूल के डायमीटर के इक्वल नहीं होगी। क्लियर हो रहा है बच्चों सभी को? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमने इनडायरेक्ट मेथड में, ये हमारा क्या होगा, बेसिक प्रिंसिपल होगा ऑयलिक एसिड या किसी दूसरे मॉलिक्यूल के डायमीटर को फाइंड आउट करने के लिए।
तो ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल है। उम्मीद है बच्चों सभी को समझ में आया होगा। तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन इस फॉर्मूले का यूज करने के लिए हमें दो चीज पता होना चाहिए, वॉल्यूम पता होना चाहिए और एरिया पता होना चाहिए, और साथ ही साथ में हम जो भी सब्सटेंस ले रहे हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, उसे इतना पतला करना है कि वो आसानी से स्प्रेड हो जाए। अगर वो बहुत ज्यादा थिक रहेगा तो उसके मॉलिक्यूल आपस में इस तरीके से एक झुंड बना के, ग्रुप बना के बैठ जाएंगे। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, कोई अगर ऐसा सोच रहा हो कि सर इतने पार्टिकल, ये इतना हमने इसको कर दिया, ठीक है, इतना पतला कर दिया कि मॉलिक्यूल सर ऐसे नहीं हो सकते क्या, एक मॉलिक्यूल यहाँ, एक मॉलिक्यूल यहाँ, एक मॉलिक्यूल यहाँ? तो नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं, जैसे पानी को अगर क्या करते हैं, पानी को अगर हमने रखा तो पानी इस तरीके से हाइट नहीं बनाता, वो स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है। अब फैल जाने के बाद भी क्या होगा कि वो बिल्कुल अलग अलग नहीं हो जाते उसके मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, और उस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से ये पार्टिकल एक दूसरे के साथ में चिपके तो रहेंगे। और अगर पतला होगा तो अगर एक मॉलिक्यूल ऊपर होगा तो इसके वेट की वजह से ये इन दोनों के बीच में जगह बनाने की कोशिश करेगा, इसको इधर धकाएगा, इसको इधर, और बीच में यहाँ पर सेटल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनडायरेक्ट मेथड से किसी मॉलिक्यूल के डायमीटर को फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद है बच्चों इतनी बात समझ में आई। प्रिंसिपल आप सभी लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम क्या करना चाहते हैं, जो चाहते हैं वही यहाँ पर क्या होगा हमारा प्रिंसिपल। अब इसको करने के लिए हम कुछ मेथड्स में काम करते हैं, वो मेथड्स क्या क्या होती हैं तो अब आगे देख लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों मैं फिर से बोल रहा हूँ, साथ साथ में नोट करते जाइएगा। आप अपने साथ में पेन कॉपी लेकर जरूर बैठिए, तभी आप लोग इस चीज का फायदा उठा पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे है टू फाइंड डिटरमाइंड। अब क्या है कि बेसिकली बच्चों हम क्या करते हैं कि आप लोगों के सिलेबस में, या सीधी सी बात है, ये थोड़ा सा बड़ा साइज वाला एक मॉलिक्यूल हमने लिया है, दैट मॉलिक्यूल इज ऑयलिक एसिड। तो हमने बेसिकली बच्चों ऑयलिक एसिड लिया है। अब ऑयलिक एसिड्स का हम मॉलिक्यूल का डायमीटर फाइंड आउट करना चाहते हैं, उसके लिए हमको कुछ स्टेप्स में काम करना होगा। वो स्टेप्स क्या होंगी उनके बारे में देखते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप देखिए, सबसे पहली चीज तो क्या है कि हमें हमारे जो मॉलिक्यूल है या ऑयलिक एसिड का जो मॉलिक्यूल है उसे बहुत डाइल्यूट करना है, बहुत डाइल्यूट करना है। क्योंकि अगर वो थिक रह जाएगा तो क्या होगा, मॉलिक्यूल स्प्रेड नहीं होगा, एक ग्रुप बन जाएगा, जिससे हमारा कैलकुलेशन गलत हो सकता है। तो हम बच्चों बेसिकली उसे क्या करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा क्या करना चाहते हैं, डाइल्यूट करना चाहते हैं, पतला करना चाहते हैं, ताकि वो किसी सरफेस पे क्या हो जाए, एक इक्वली स्प्रेड हो जाए। और उसके ऊपर हम इतनी कोशिश करना चाहते हैं, इतना डाइल्यूट करना चाहते हैं कि उसके ऊपर वापस से उस मॉलिक्यूल की लेयर ना बने। तो इसलिए बच्चों अब हम यहां पर क्या होता है कि हमारे पास एसिड को डाइल्यूट करने के लिए दो ऑप्शन प्रेजेंट है। एक है हमारे पास वाटर और एक है हमारे पास अल्कोहल। अब बच्चों बेसिकली हम इसके अंदर अल्कोहल यूज करते हैं। अभी आप थोड़ी देर बाद में आपको बताऊंगा हम अल्कोहल क्यों यूज करते हैं, पानी क्यों नहीं यूज करते हैं। तो हमने क्या करा, अल्कोहल यूज करते हैं। तो अब क्या करा, हमने जो ऑयलिक एसिड था हमारे पास, ठीक है बच्चों, कौन सा एसिड, ऑयलिक एसिड। तो ऑयलिक एसिड का हम 1 सेंटीमीटर क्यूब, इतनी बात समझ में आ रही है, ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है सेंटीमीटर क्यूब। तो हमने क्या करा, ऑयलिक एसिड का 1 सेंटीमीटर क्यूब हिस्सा लिया, ठीक है, वॉल्यूम लिया, और उसको मिलाया किसमें, उसको किसके, तो अल्कोहल, ठीक है बच्चों, OH लिख रहा हूं मैं अल्कोहल को, ठीक है। तो अल्कोहल के कितने, तो 20 सेंटीमीटर क्यूब में क्या करा, उसको मिक्स करा। इतनी बात सभी को समझ में आई, इतनी बात समझ में आया, यानी उसके ऑयलिक एसिड के वॉल्यूम के कंपैरिजन में 20 गुना ज्यादा वॉल्यूम हमने किसका लिया, अल्कोहल का। समझ में आया, यानी एक सेंटीमीटर क्यूब ऑयलिक एसिड लिया और एक हमने बीकर में क्या लिया, तो एक बीकर में हमने 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल लिया और उसको उसके अंदर डाला, मिक्स कर दिया। अब सीधी सी बात है कि वो जो हमारे पास जो मॉलिक्यूल होगा वो कैसा होगा, इसमें जाते से कैसा होने लग जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, पतला होने लग जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम शक्कर को पानी में घोलते हैं तो शक्कर के जो पहले बड़ी चीजें होती है वो घुल जाती है, स्प्रेड हो जाती है उसके अंदर। तो इसी तरीके से इसके अंदर भी हो रहा होगा, ठीक है। अब लेकिन फिर भी हम क्या करना चाहते हैं, तो अब इसका देखिए,
लेकिन अब हमारे पास ये चीज तो है कि हमने क्या करा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का ऑयलिक एसिड को मिला के कितना 20 सेंटीमीटर क्यूब वाला क्या बनाया, हमने एक सॉल्यूशन बनाया जिसके अंदर अल्कोहल प्रेजेंट है। तो अब हमारे ऑयलिक एसिड का अमाउंट कितना है, ठीक है, तो वो हम जानते हैं कितना होगा, तो वो होगा 1/20 सेंटीमीटर क्यूब। इतनी बात समझ में आई, यानी कि 20 सेंटीमीटर क्यूब का जो सॉल्यूशन बना है उसमें से एक हिस्सा हमारे पास क्या होगा, ऑयलिक एसिड का। इतनी बात समझ में आई, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? तो ऑयलिक एसिड का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, 1/20 सेंटीमीटर क्यूब। किसके अंदर, ये जो 20 सेंटीमीटर क्यूब वाला हमने क्या बनाया, एक सॉल्यूशन बनाया था जिस अल्कोहल के साथ मिक्स करके, इसके अंदर हमें यह पता है कि 1/20 सेंटीमीटर क्यूब ऑयलिक एसिड प्रेजेंट होगा। अब इसके बाद हमने अब नई चीज क्या करी, अब नई चीज ये करी कि इस सॉल्यूशन में से, फिर से ध्यान से देखना बच्चों, इस सॉल्यूशन में से हमने कितना लिया, 1 सेंटीमीटर क्यूब ये सॉल्यूशन लिया। अच्छा, अब 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर ये सॉल्यूशन लिया तो इसके अंदर दो चीज होगी, एक कौन सी होगी, एक ऑयलिक एसिड होगा और साथ ही साथ में इसके अंदर क्या होगा, अल्कोहल भी होगा। ठीक है, क्या होगा बच्चों, अल्कोहल भी होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? हमको सबका सारी चीज पता है कि ऑयलिक एसिड का जो अमाउंट, मतलब ऑयलिक एसिड का जो रेशो होगा वो कितना होगा, 1/20, और अल्कोहल का रेशो कितना होगा, 90/20। चलो, हालांकि खैर इसकी बहुत ज्यादा हमें रिक्वायरमेंट नहीं, लेकिन एक मैं आपको मैथमेटिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब यहां से जो एक सेंटीमीटर क्यूब वाला हमने एक नया वॉल्यूम लिया इस सॉल्यूशन में से, इसको वापस हमने अल्कोहल में मिक्स करके एक नया सॉल्यूशन फिर से बनाया, जिसका फिर से कितना था, 20 सेंटीमीटर क्यूब। उसका फिर से हमारे पास क्या आया, एक सॉल्यूशन बना। देखिए, समझने की कोशिश करना बच्चों। सबसे पहले हमने क्या लिया था, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑयलिक एसिड लिया था, ठीक है, वॉल्यूम के बेसिस पे। उसको अल्कोहल में मिला के हमने 20 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन बनाया। इतनी बात समझ में आई? यानी कि एक ऑयलिक एसिड का एक वॉल्यूम है तो इसके कितने 19 वॉल्यूम है। इस तरीके से हमने सॉल्यूशन बनाया, ठीक है। तो प्रेजेंट कितना होगा, 1/20 सेंटीमीटर क्यूब ऑयलिक एसिड प्रेजेंट होगा। अब उस सॉल्यूशन में से फिर से हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन लिया, उसको फिर से हमने एक नए अल्कोहल वाले सॉल्यूशन में मिक्स करा, और मिक्स करने का फिर से 20 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन बनाया। मतलब इतना ज्यादा हमने उसको डाइल्यूट कर लिया। तो हमारे पास फाइनली ऑयलिक एसिड का जो नया वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले ऑयलिक एसिड को हमने पहले 20 वाले में मिक्स करा था, फिर से एक और बार 20 वाले सॉल्यूशन में मिक्स करा था। तो ये हमारे पास क्या होगा, वॉल्यूम होगा किसका, ऑयलिक एसिड का वॉल्यूम हमारे पास उस सॉल्यूशन के अंदर इतना होगा। समझ पा रहे हो बच्चों? जो हमारे पास वो नया बीकर बना होगा, उस बीकर के अंदर अल्कोहल भी है, ऑयलिक एसिड भी है। तो उस बीकर के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम क्या चाहते हैं कि ऑयलिक एसिड कितना प्रेजेंट है, उसका वॉल्यूम कितना है, तो वो कितना होगा, 1/20 × 20 सेंटीमीटर क्यूब होगा। क्लियर हुआ बच्चों ये बात सभी को अच्छे से? चलिए, तो अब यही चीज क्या है, यही पूरी थ्योरी क्या है, इसी को अगर हम लिख देते, रिटर्न कर देते, तो यही हमारी फर्स्ट स्टेप होगी, जो कि इस तरीके से लिखी हुई है। क्या लिखा है, द आइडिया इज टू बी फर्स्ट फ्रॉम मोनोमोलिक्यूलर लेयर। तो मोनोमोलिक्यूलर लेयर हम बनाना चाहते हैं ऑफ ऑयलिक एसिड ऑन द वाटर सरफेस, पानी की सरफेस के ऊपर हम इसे बनाते हैं। अब वी डिसॉल्व 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑयलिक एसिड अल्कोहल टू मेक सॉल्यूशन 20 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आया? 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले ऑयलिक एसिड को हम अल्कोहल में मिक्स करके 20 सेंटीमीटर क्यूब वाला सॉल्यूशन क्रिएट कर लेते हैं। अब देन वी टेक 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑन दिस सॉल्यूशन, उसमें से हम 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या निकालते हैं, ऑयलिक एसिड सॉल्यूशन निकालते हैं, जिसके अंदर अल्कोहल और ऑयलिक एसिड दोनों प्रेजेंट होगा। उसको फिर से हम डाइल्यूट करते हैं 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में, फिर से एक और नया सॉल्यूशन हम क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, जिससे वो ऑयलिक एसिड जो होगा बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो जाएगा यूजिंग अल्कोहल।
so that the concentration of this solution is equal to, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ऑयलिक एसिड का वो कितना होगा, तो वो होगा 1/20 इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑयलिक एसिड पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन का 1 सेंटीमीटर क्यूब जब हिस्सा हम लेते हैं तो उसके अंदर ऑयलिक एसिड कितना प्रेजेंट होगा, तो 1/20 इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1/400 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम क्या होगा, ऑयलिक एसिड का होगा उस सॉल्यूशन के 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले हिस्से में। ओके, समझ में आया सभी को, क्लियर हुआ? तो ये थी हमारी फर्स्ट मेथड। चलिए सेकंड जो हमारे पास में सेकंड स्टेप हमारे पास में क्या होती है, तो सेकंड स्टेप जो है हमारे पास में वॉल्यूम को मेजर करना। तो अब उस वॉल्यूम को किस तरीके से मेजर करते हैं उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन। अब किस तरीके से उसके वॉल्यूम मतलब उसको हम देखेंगे, वॉल्यूम किस तरीके से मेजर करेंगे। देखिए अब थोड़ा सा यहां पर समझने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा, है ना सभी लोग काफी अच्छे से, कि हम लोगों को पता है कि जो अब हमने सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, हमने जो सॉल्यूशन यहां पर बनाया था जिसका वॉल्यूम 20 सेंटीमीटर क्यूब था और उसके अंदर ऑयलिक एसिड का सॉल्यूशन 1/400 सेंटीमीटर क्यूब था। इतनी बात हम लोगों को इजीली क्लियर हुई। ठीक है, अब क्या करना चाहते हैं, तो इसको मैं स्प्रेड करना चाहता हूं। इसको अगर मैं कहीं पर डालूंगा तो मैं इसको क्या करता हूं, हमारे पास ब्यूरेट होती है, ठीक है, ब्यूरेट आपने देखी होगी, ये इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से होती है ब्यूरेट। ठीक है, अब ये ब्यूरेट के ऊपर यहां पर क्या होता है, स्केल होती है यहां पर इस तरीके से। ठीक है, हमने सबसे पहले इस सॉल्यूशन को इसके अंदर गिराया यहां पर। ठीक है, अब इसको इस तरीके से पूरा भर दिया। यहां पर क्या होता है, हमारे पास एक नॉक रहती है। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब यहां से हम इसको धीरे से क्या करते हैं, ओपन करते हैं और यहां पर क्या होता है, बूंद बूंद क्या होता है, नीचे गिरता है इस तरीके से। समझ में आ रहा है? अब यहां पर हम बिल्कुल सिंपल सा एक कैलकुलेशन करते हैं। क्या कैलकुलेशन करते हैं, देखिए यहां से ये एक लाइन से तो ये दूसरी लाइन तक हम 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं। पहले वो यहां तक भरा था, हमने इसको टैब को ऑन किया, यहां से बूंद बूंद क्या हो रहा है, नीचे गिर रहा है। अब जैसे ही बूंद बूंद इस सॉल्यूशन का नीचे गिर रहा है और हम इसे गिराते जाते धीरे से और इस लेवल को नापते जाते हैं। देखिए हमको 2 काम करना है, ये नीचे भी आ रहा है, साथ ही साथ में कितने बूंद नीचे गिर रहे हैं इसको कैलकुलेट करते जाना है। तो मान लेते हैं कि ये 1 सेंटीमीटर क्यूब नीचे आया। कितना सेंटीमीटर क्यूब बच्चों नीचे आया, 1 सेंटीमीटर क्यूब नीचे आया। और नीचे जब हमने इन बूंदों को कैलकुलेट किया तो 10 बूंद बनी। ठीक है, या 10 ड्रॉप हमारे पास बनी। ओके, क्लियर हुआ कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ब्यूरेट में जो लेवल होता है सॉल्यूशन का वो 1 सेंटीमीटर क्यूब नीचे होता है, तब तक नीचे जो उस सॉल्यूशन की ड्रॉप है वो 10 ड्रॉप्स बनती हैं। ठीक है, तो 1 ड्रॉप का वॉल्यूम कितना होगा, तो 1 ड्रॉप का वॉल्यूम होगा हमारे पास 1/10 नहीं होगा। समझ में आया? 10 देखो फिर से समझिएगा, बिल्कुल बहुत आसान है बच्चों। 10 बूंद की वजह से, 10 बूंद कितने की वजह से बनी है, 10 ड्रॉप कितने की वजह से बनी है, 1 सेंटीमीटर क्यूब की वजह से। तो 1 ड्रॉप कितने की वजह से बनी होगी, 1/10 ड्रॉप की वजह से। आई बात सभी को समझ में? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसका वॉल्यूम, 1 बूंद का वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं। ओके, तो 1 बूंद का वॉल्यूम आप लोगों को समझ में आया, हम किस तरीके से ब्यूरेट की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो वही हमने क्या करा, जो 1 बूंद का वॉल्यूम होगा वो किस तरीके से बनेगा, हमने ब्यूरेट की हेल्प से कैलकुलेट कर लेंगे और मान लेते हैं कि वो वॉल्यूम कैपिटल V बनता है। तो अब देख लेते हैं। हाँ, अब क्या होता है, तो हम इस सॉल्यूशन को इसी तरीके से बूंद बूंद करके ब्यूरेट की हेल्प से हम पानी की सरफेस पे उसको क्या करना चाहते हैं, डालना चाहते हैं। लेकिन उसके पहले हम क्या करते हैं, उस पानी के सरफेस, जो पानी का टब हमने बनाया जिसके ऊपर इसको डालना चाहते हैं, उस पानी के टब के ऊपर हम टेल्कम पाउडर या देखिए कौन सा पाउडर, ये लाइकोपोडियम जो पाउडर हमारे पास होता है, वो लाइकोपोडियम पाउडर हम उसके ऊपर स्प्रेड कर देते हैं, छीट देते हैं। और इस तरीके से पानी की सरफेस, तो पानी की सरफेस के ऊपर क्या होता है, वो बिल्कुल क्या होता है, एक पतली सी लेयर बना लेगा। ठीक है, एक बहुत पतली सी लेयर बन जाएगी, ठीक है, उस पाउडर की।
अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका ये जो ब्यूरेट की हेल्प से उसके बूंद बूंद उसके ऊपर स्प्रेड करते हैं, जैसे डालते हैं। अच्छा, वो टेल्कम पाउडर क्या काम करेगा, तो टेल्कम पाउडर उस सॉल्यूशन के लिए, उस लिक्विड के लिए किस तरीके से एक नाव जैसा काम करेगा। जैसे क्या होता है कि हम नाव पे बैठते हैं, तो नाव पे बैठने के बाद जैसे हम दो नाव में अगर सवार होते हैं तो दो नाव में हम तो दोनों नाव इस तरीके से स्प्लिट हो जाएगी, तो ये क्या करेगा, ये लाइकोपोडियम पाउडर जो होगा वो क्या करेगा, उस मॉलिक्यूल को उस पानी के सरफेस पे स्प्रेड होने में हेल्प करेगा, ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड होने के लिए मतलब कंडीशन प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, अब देखिए उसको ऊपर हम क्या करेंगे, जैसे जैसे वो लिक्विड को उसके ऊपर डालेंगे और वो उसके ऊपर स्प्रेड होते जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। वी आर स्लाइटली स्प्रिंक some lycopodium powder on the surface of water. The oleic acid drop, ये यहां से oleic acid drop spreads into a thin, large and roughly circular film of molecular thickness of the water surface. अब जैसे ही हम उसे डालेंगे उसको, तो वो क्या होगा, इस तरीके से स्प्रेड होगा, और स्प्रेड होके वो क्या होगा कि एक, अगर वो एकदम सारी कंडीशन परफेक्ट होती है तो जैसी एक बूंद जाएगी, तो एक बूंद जाने के बाद वो अपना कैसा होगा, एक गोला, एक सर्कल ड्रॉ करेगी। दूसरी बूंद जाएगी तो वो सर्कल बड़ा होते जाएगा, तीसरी बूंद जाएगी तो और सर्कल बड़ा होते जाएगा, चौथी बूंद सर्कल बड़ा होते जाएगा। तो ये क्या होगा, एकदम आइडियल कंडीशन में वो जो हमारे पास जो एरिया बनेगा, जो पैच बनेगा उसका, वो पैच जो ऑयल का जिस तरीके से एक पैच बनेगा, वो पैच एकदम कैसा होगा, एक परफेक्टली सर्कुलर होगा। लेकिन सीधी सी बात है, हमें जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो परफेक्टली सर्कुलर नहीं मिलेगा, हमको थोड़ा राउंड शेप में मिलेगा, थोड़ा इररेगुलर राउंड शेप में मिलेगा। इतनी बात समझ में आई। तो वो वही बताया है कि जिससे वो बहुत पतली बनेगी, क्यों, क्योंकि स्प्रेड होते जाएगा तो पतली लेयर बनेगी, लार्ज बड़ी बनेगी जिसे हम आसानी से नाप सकते हैं, एंड रफ सर्कुलर फिल्म बनेगी, सब दूर से एकदम सर्कुलर नहीं होगी, आड़ी टेढ़ी बन सकती है। ठीक है, ऑफ मॉलिक्यूलर थिकनेस ऑफ वाटर सरफेस, और उसकी जो थिकनेस होगी पानी के ऊपर इस तरीके से हो जाएगा कि एक ही मॉलिक्यूल की एक सरफेस बन जाएगी, एक थिकनेस बन जाएगी। ठीक है, सपोज वी हैव ड्रॉप्ड एन, अब देखना हमने इससे जो ड्रॉप निकाली वो मान लेते हैं हमने कितनी ड्रॉप निकाली, एन ड्रॉप्स इन द वाटर। ठीक है, मतलब वाटर के ऊपर। इनिशियली वी डिटरमाइन द अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ द ईच ड्रॉप। अब ये हर एक वॉल्यूम का जो मैंने बताया किस तरीके से निकालेंगे, तो हम हर एक वॉल्यूम को, मतलब एक का वॉल्यूम किस तरीके से निकालेंगे, मैंने बताया कि कितनी, 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर नीचे गिरता है तो कितनी बूंदे लगाई, अगर 20 सेंटीमीटर करा, ठीक है, 20 सेंटीमीटर या फिर 2 सेंटीमीटर नीचे आया, 20 ड्रॉप बनी तो 2/20 हो जाएगा। इस तरीके से हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक ड्रॉप का वैल्यूम हम क्या कर सकते हैं, इनिशियली पहले ब्यूरेट की हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, और वो वॉल्यूम कितना होगा, तो 20 सेंटीमीटर क्यूब वो वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो अब टोटल हमने जो n ड्रॉप्स डाली तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा, क्योंकि अगर हमने 10 बूंदे डाली तो 10 का 10 वॉल्यूम का हमको चाहिए, तो वो वॉल्यूम हम कैसे मेजर करेंगे, तो वो वॉल्यूम कितना होगा बच्चों, NV सेंटीमीटर क्यूब। N इज द नंबर ऑफ ड्रॉप और V है वॉल्यूम ऑफ ईच ड्रॉप। ओके, अब उसके अंदर हमने जो डाला था, अब यहां पर ध्यान से सोचने वाली बात है बच्चों, बहुत सारे बच्चों के मन में एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा कि सर इसके अंदर अल्कोहल डाला तो अल्कोहल का वॉल्यूम भी तो आ रहा होगा। सही बात है ना, आप सभी मन में ये सोचोगे सर अल्कोहल का भी तो वॉल्यूम आ रहा होगा। लेकिन हमने बच्चों, मैंने आप लोगों को पहली बार में ही बताया था कि हम ऑयलिक एसिड को पानी में भी डिसॉल्व कर सकते थे और अल्कोहल में भी डिसॉल्व कर सकते थे, लेकिन हमने अल्कोहल ही चूज क्यों करा, क्योंकि अल्कोहल क्या होता है, जैसे एयर के कांटेक्ट में आता है, जैसे वाटर मतलब वेपर्स के एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो वेपराइज्ड हो जाता है, वेपराइज्ड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि उस पैच के अंदर जितना भी अल्कोहल होगा वो अल्कोहल क्या होगा, वेपराइज्ड हो जाएगा, और उस सर्कुलर पैच के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमें ऑयलिक एसिड मिलेगा। ओके, तो जितने भी बच्चे ये सोच रहे थे कि सर अल्कोहल हमने जो यूज करा था उस अल्कोहल का क्या हो रहा होगा, तो वो अल्कोहल वेपराइज्ड होकर उड़ चुका होगा, अब उस पेज के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। तो अब लेकिन
लेकिन हमने ये जो वॉल्यूम निकाला है, इस वॉल्यूम में कहीं ना कहीं अल्कोहल तो है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ हमें ऑयलिक एसिड का वॉल्यूम चाहिए। तो ऑयलिक एसिड का वॉल्यूम हम यहां से किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो वो निकाल सकते हैं कि टोटल वॉल्यूम में 1/20 इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब ही तो किसका है, ऑयलिक एसिड का है, तो इसलिए हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से हमने उस पैच का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया, और वो वॉल्यूम कितना होगा, NV डिवाइड बाय 400 सेंटीमीटर क्यूब ओनली ऑन वॉल्यूम ऑफ ऑयलिक एसिड। ओके, क्लियर हो रहा है सभी को? यानी हमने एक जंग तो जीत ली, वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे पास दूसरा काम करना है, हमको एरिया फाइंड आउट करना। अब एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो थर्ड स्टेप जो है हमारे पास वो है एरिया फाइंड आउट करने की। तो एरिया ऑफ ऑयलिक स्पॉट और ऑब्जर्व्ड विद द हेल्प ऑफ ग्राफ पेपर, लेट दिस एरिया इज a सेंटीमीटर क्यूब एंड t इज द थिकनेस ऑफ द फिल्म। अब यहां पर समझिएगा किस तरीके से, तो उस पैच का एरिया हम कैसे मेजर करेंगे। देखिए मैं एक छोटा सा आप लोगों को एक हिंट देता हूं। जैसे पानी के ऊपर क्या होगा, पानी के ऊपर उस तरीके से उसका एक सर्कुलर पैच होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास ग्राफ पेपर यूज करते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब ये हालांकि ये जनरली ग्राफ पेपर नहीं है, लेकिन ग्राफ पेपर आप सभी ने देखा होगा। अब हम क्या करते हैं कि यहां से इस तरीके से इसको क्या करते हैं, एक तरफ से पानी के उस सरफेस पे लगाते हैं और ए से करके ये ए से उठा लेते हैं इधर से, बिल्कुल सिर्फ हल्का सा टच करते हुए। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर एक धब्बा सा बन जाएगा उस ऑयलिक एसिड का। हालांकि इसके चारों तरफ पानी भी होगा, लेकिन वो ऑयलिक एसिड का यहां पर एक अलग से हमको धब्बा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और वो धब्बा अगर आप देखोगे तो ग्राफ पेपर हमारे पास बच्चों जनरली कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। अगर इस ग्राफ पेपर की बात करें हम, तो ग्राफ पेपर अगर जनरली हमारे पास कुछ इस तरीके से है, ठीक है। और उसके ऊपर धब्बा जो कुछ ऐसा बन सकता है, जरूर नहीं एकदम सर्कुलर बने, ठीक है। अब इसका हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमको मालूम है उसके अंदर जो छोटे से छोटा सा जो एक इस तरीके से जो बॉक्स बनता है, ये बॉक्स कितना होता है, तो ये यहां पर इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसकी लेंथ होती है 1 mm और ये भी होती है 1 mm। यानी एक बॉक्स का जो एरिया होगा वो कितना होगा, तो एक बॉक्स का जो एरिया होगा बच्चों वो कितना होगा, 1 mm स्क्वायर, 1 मिलीमीटर का स्क्वायर का एक बार। अब हम क्या कर लेंगे, ये बॉक्स को गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 10 बॉक्स आए तो 10 mm स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर से अभी भी कुछ बच्चों के मन में होगा कि सर यहां पर अब देखिए, ये आप देख सकते हो कि सर ये तो आधे ही आया, ये इतना, तो इनका क्या होगा। तो यहां पर हम थोड़ा सा क्या करते हैं कि जो आधे से ज्यादा अपने को एक बॉक्स से आधे से ज्यादा भरा हुआ दिखेगा उसको हम पूरा एक कैलकुलेट कर लेंगे, और जो छोटा सा हिस्सा होगा जैसे यहां पर आप देख सकते हो या फिर यहां पर देख सकते हो बिल्कुल छोटा सा हिस्सा है, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, हटा देंगे। आई बात सभी को समझ में? आधे से ज्यादा वाले हिस्से को हम पूरा एक मानेंगे और आधे से कम वाले हिस्से को हम क्या करेंगे, नहीं गिनेंगे, काउंट नहीं करेंगे। और इस तरीके से हम टोटल बॉक्स काउंट करके हम क्या कर सकते हैं, इस पेज का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। और मान लेते हैं कि ये पूरी मेथड अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो एरिया आया वो a सेंटीमीटर क्यूब आया। ओके बच्चों, काफी अच्छे से क्लियर हुआ सभी को, यहां पर आया। और हम मान लेते हैं कि जो उस पैच की जो थिकनेस होगी वो t के इक्वल होगी, ठीक है। और फिर फाइनली हमारे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, फोर्थ स्टेप जो हमारे पास होती है सिर्फ और सिर्फ अब कैलकुलेशन बचती है। और ये फॉर्मूला क्या होगा, तो थिकनेस हम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ द फिल्म डिवाइड बाय एरिया ऑफ द फिल्म। अच्छा, वॉल्यूम तो हम निकाल चुके थे, NV/2020 आया था, यह भी हाल याद है। इसका वॉल्यूम हमने कुछ ऐसा लिखा था कि Na1/20 इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब। इसके जस्ट पहले हमने ये फाइंड आउट किया था, देखिए कहां पर, ये यहां पर। ओके, अब हम बात करते हैं यहां पर, तो उसका एरिया, तो एरिया ऑफ द, हम तो इस तरीके से ग्राफ पेपर की हेल्प से एरिया, तो एरिया यहां पर डिवाइड में आना चाहिए, तो डिवाइड में आ गया। ओके, और इस पूरे का जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो वो कैलकुलेशन हमको क्या देगा, तो वो कैलकुलेशन हमको इसकी थिकनेस, इसका मतलब क्या है कि इस मॉलिक्यूल, इस ऑयलिक एसिड के मॉलिक्यूल के डायमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये बात एक समझ में आई। तो बच्चों ये हमारे पास में किसी इनडायरेक्ट मेथड,
एक ऐसी चीज जिसका मॉलिक्यूल को हम किसी भी माइक्रोस्कोप की हेल्प से नहीं देख सकते हैं, तो उसके साइज को हमने इस तरीके से इस इनडायरेक्ट मेथड से क्या करा, कैलकुलेट करा। और इसको कैलकुलेट करने के बाद बहुत सारे मॉलिक्यूल के हमने डायमीटर को कैलकुलेट करा और फिर आगे जाके उनके शेप साइज को इसी थ्योरी के बेस पे या इसी एक्सपेरिमेंट के बेस पे या इसी लेंथ के बेसिस पे आगे एलेबरेट करा, उसको समझा जाना। इतनी बात सभी को समझ में आई? ठीक है, तो ये हमारे पास एक इनडायरेक्ट मेथड है। लेकिन फिर भी क्या होगा कि हमारे मन में एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। हम ये सोचेंगे कि क्या हमने ये जो इस तरीके से पैच बनाया, क्या वो एक सिंपल लेयर का ही बनेगा? हो सकता है सर कि उसके ऊपर दो लेयर, 5 लेयर, 3 लेयर, तीन मॉलिक्यूल की लेयर बनी होगी, हमने गलती से 3 लेयर की नाप ली। तब क्या करें? तब हम क्या करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम 5 से 10 बार करते हैं। हर बार यही प्रोसेस को हम 5 से 10 बार करते हैं और 5 से 10 बार करने के बाद क्या होगा, हमको उन सारों में से जो सबसे छोटा कैलकुलेशन मिलेगा। कैसा कैलकुलेशन बच्चों? जो सबसे स्मॉलेस्ट कैलकुलेशन मिलेगा या स्मॉलेस्ट डायमीटर मिलेगा, वही क्या होगा, हम मान लेंगे कि उस मॉलिक्यूल का डायमीटर है। या फिर अभी भी अगर हमारे सामने कंफ्यूजन क्रिएट हुआ तो कभी हमने मान लेते हैं कि 3 का हो रहा होगा, कभी 5 का हो रहा होगा, कभी 7 की लेयर बन रही होगी, मान लेते हैं हमारे मन में। तब हम क्या करते हैं, तो यहां पर फिर से हम एक मैथमेटिक्स के एक सिंपल फिनोमेना की हेल्प लेते हैं और हम इनका HCF निकालते हैं। अब बच्चों HCF क्यों निकाल रहे हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। तो इन तीनों नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा? 1। तो इस तरीके से हमने क्या करा, जितने भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे जो हमारे पास डायमीटर निकलता है, उस डायमीटर, सभी के डायमीटर का हम HCF निकालते हैं और वही HCF क्या होता है, हमारा एक मॉलिक्यूल के डायमीटर का आंसर कहलाता है। इतनी बात समझ में आई? तो इस तरीके से बच्चों देखिए बहुत अच्छे मेथड है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, ये आप लोगों के लिए साइंस के प्रति रुचि जगा रहा है कि हम किस तरीके से ऐसी चीज जो हमें दिखाई नहीं दे रही है उसका भी हम हमारे लेबोरेटरी में उसका डायमीटर फाइंड आउट कर रहे हैं। ये बहुत बहुत ब्यूटीफुल फिनोमिना है, बिल्कुल आप पढ़िएगा। तो ये हमारे पास में इस तरीके से हम क्या कर सकते थे, इसको मेजर करते हैं। तो उम्मीद है बच्चों यहां तक आप सभी लोगों को काफी अच्छे से क्लियर हुआ होगा ऑयलिक एसिड का डायमीटर हमने कैसे फाइंड आउट करा। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ऑयलिक एसिड का डायमीटर या इनडायरेक्ट मेथड टू मेजरमेंट ऑफ लेंथ, स्मॉलर लेंथ आपको कैलकुलेट करना आई होगी। किस तरीके से हम इसका यूज करते हैं, क्या इसका फिनोमिना होता है, क्या प्रिंसिपल है, कितने स्टेप्स में काम करते हैं, और ये आपको एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। बच्चों आपको बिल्कुल अच्छे से आपको एग्जाम के वे से आपको तैयारी करना, आपको अपने नॉलेज को बढ़ाना है। आप अगर अपना नॉलेज बढ़ाते चलोगे तो मैं पक्का बोल रहा हूँ आप बहुत ऊंचे लेवल पे जाओगे। देखिए रट्टा पिट्टी पर काम नहीं करना, अपने को रटने वाले काम से कुछ नहीं होना। आपको हर एक चीज को, हर एक हिस्से को बहुत अच्छे से समझते हुए चलना है। आप इससे बड़ी लेवल के एग्जाम्स, IIT नीट वगैरह सारे एग्जाम्स आप बहुत अच्छे से क्लियर करोगे, क्योंकि रटने वाले बच्चों के लिए IIT या नीट जैसी एग्जाम्स में कोई जगह नहीं होती है। तो बच्चों आप बिल्कुल मन लगा के पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए। ठीक है, और आपको अगर मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।